अस्सलाम वालेकुम। तो आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के हवाले से है। तो ये एक यूथ के लिए एक लोन स्कीम है और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और ये जो है ये मीज़ान बैंक की तरफ से वो बनाया गया है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ पढ़ते हैं जो ज़रूरी पॉइंट्स है, अप्लाई कैसे करना है। तो आगे सब कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। तो ये है PMYBL स्कीम, मतलब प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम। तो इसमें है क्या और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी हम पढ़ लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान यूथ, इसमें बेसिकली जो पाकिस्तान की यूथ है उनको प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन इसमें फिर भी एक्स्ट्रा कुछ फाइनेंसिंग कैटेगरीज हैं जो जिनको लोन मिलेगा। और जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं या जो है कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या इस तरह का कुछ, जो यूथ के लिए है, जो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए है, जो कि ट्रैक्टर इजरा है, और कार के लिए कि अगर एग्रीकल्चर से कोई वास्ता रखता हो और उसको जो है ट्रैक्टर के लिए फाइनेंस करना हो तो वो भी इसमें शामिल है। और कार के लिए जैसे इन्होंने लिया कि बोलान और रावी जैसी गाड़ियों के लिए ये लोग देते हैं। तो इसके की फ़ीचर्स पढ़ लेते हैं। की फ़ीचर्स में इनके फाइनेंसिंग अमाउंट है, जो इनका मैक्सिमम फाइनेंसिंग अमाउंट है वो है 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है इसमें से। जो माइक्रो एंटरप्राइज है ये दूसरा वाला, तो इसमें जो है इसमें जो 0.1 मिलियन और या 2 मिलियन, इसमें से 1 या 2 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा जो माइक्रो एंटरप्राइज करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो है यूथ के बारे में जो वीडियो है स्मॉल एंटरप्रेन्योर, तो उनको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये प्रॉफिट रेट है जो कि 6% है, और कस्टमर कंट्रीब्यूशन है जो मिनिमम 10% है, और ट्रैक्टर फाइनेंस के लिए जो है उसमें 20% मिनिमम है कस्टमर कंट्रीब्यूशन। सिक्योरिटी के हवाले से जो है इसमें आपको सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपने कोई गारंटियर रखना है तो वो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो ग्रेड में हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो, तो उसको अपने गारंटियर रखना है, उसमें उसके फ़ायदे थोड़े ज़्यादा हैं। तो जो बाकी जो आपने कोई गारंटियर रखना हो तो उसके हवाले से आपने इंफॉर्मेशन भी फिर उतनी ही ज़्यादा देनी होगी। और टेन्योर जो है इसका 8 साल तक है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी, एक तो आपके पास CNIC अपनी होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपकी एज 21 और 45 जो नागरा के साथ है वो ये या इसके बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन गारंटी शुड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक, आपका जो है किसी बैंक के साथ मतलब कोई डिफ़ॉल्टर या कोई कोई जो है मतलब मसले होते हैं, मसाइल होते हैं बैंकों के साथ, वो नहीं होने चाहिए। आपका भी जो अप्लाई कर रहा है और आपने जो गारंटर रखना है तो उसका भी नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी लिविंग इन एन एरिया फ्रॉम वेयर ही शी इज अप्लाइंग फॉर फाइनेंसिंग फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो और आप जो है एक एड्रेस डालते हैं तो उस एड्रेस जो आपने परमानेंट एड्रेस डालनी होती है, तो ये मांग रहे हैं कि उस एड्रेस पे मिनिमम आपने 3 साल गुजारे हों। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ महीने या 1-2 साल गुजारे हों, क्योंकि वो फिर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिनिमम आपने 3 साल उसी जगह गुजारे हों जो एड्रेस आप देंगे। और एप्लीकेंट एंड गारंटीर मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हुआ हो, कोई पुलिस का वो ना हुआ हो, बिल्कुल क्लीन आपकी प्रोफाइल हो। और ये ट्रैक्टर इजरा के हवाले से है, तो उसके पास अगर कोई ट्रैक्टर इजरा में अप्लाई करना चाहता है लोन के लिए तो उसके पास एटलीस्ट अपनी 5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। और क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी क्लीन, जो क्रेडिट की हिस्ट्री एप्लीकेंट और गारंटीयर वो दोनों की क्लीन होनी चाहिए। फॉर फाइनेंसिंग अंडर माइक्रो एंटरप्राइज proven entrepreneurial potential of applicant and successful completion of 3 to 4 cycles of career। तो ये जो है ये इंटरप्राइज वालों के लिए है। और गारंटर मस्ट नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ मीज़ान बैंक, अगर आप इस बैंक में
मतलब मीज़ान बैंक में आप काम करते हैं, एम्प्लॉय है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो ये थे कुछ इसकी बातें। इसके बाद आप नीचे आएंगे, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाने के बाद ये आप सबसे पहले देखेंगे कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। ज़्यादातर उर्दू में है, तो अगर जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती तो उनके लिए भी आसान होगा। और उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। अगर आपने ये डाउनलोड कर दी है तो ये देखेंगे एरो का निशान है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगी। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, आपका नाम यहाँ पे, आप मर्द हैं औरत हैं, इधर आपने वो टिक कर लेना है, अपनी एक पिक्चर लगानी है, CNIC नंबर देना है और डेट ऑफ बर्थ, महीना, साल सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। वालिद साहब का नाम या जो है आपके हस्बैंड शोहर का नाम यहाँ पे दे देना है, उनकी जो है फिर CNIC यहाँ पे दे देनी है। आपकी रिहाइश किधर है और आपकी जो यहाँ रहते हैं वो आपकी अपनी है, फैमिली की है, रेंटेड है, और मंथली रेंट अगर रेंटेड है तो फिर आपने माहाना किराया भी लिखना है। और प्रेजेंट एड्रेस, जो अभी आप मौजूदा पता जो है कहाँ रहते हैं आप, अगर आपकी रेजिडेंस कहीं और है लेकिन आप किसी जॉब की वजह से या किसी और कोई मसले की वजह से आप कहीं और रहते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। तहसील, डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला, शहर, ये सब आपने लिख लेना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर और रेजिडेंस आपके घर का नंबर लिख लेना है। मोबाइल सिम रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स ओनली, अगर आपका मोबाइल जो है जो आप यहाँ पे नंबर देंगे, अगर वो जो है आपका अपना है तो यहाँ पे हाँ कर दें, अगर आपकी CNIC पे रजिस्टर्ड है तो हाँ कर दें, अगर नहीं है तो नहीं कर दें। ईमेल अपना दे दें फिर यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस, अच्छा तो इसका मतलब कि अगर परमानेंट एड्रेस अगर आपने CNIC पे जो एड्रेस दिया हो उससे अगर आपका मुस्तकिल पता कोई और है तो वो पता आपने यहाँ पे लिख लेना है, नहीं तो जो CNIC पे है वही आप लिख रहे हैं यहाँ पे। और फिर आ जाते हैं मैरिटल स्टेटस पे, शादीशुदा हैं आप, गैर शादीशुदा हैं। और फिर ये बाकी चीज़ एक्सपीरियंस, स्किल, एजुकेशन आपने कितनी की है वो लिख लें। और ऑक्यूपेशन स्टेटस अभी आपके हैं बेरोज़गार हैं आप, खुद रोज़गार है आपका या बारोज़गार हैं। और फाइनेंसिंग अकाउंट, फाइनेंसिंग अमाउंट रिक्वेस्टेड, आपको कितनी रकम चाहिए तो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। चोज़न बिजनेस, कौन सा बिजनेस आपने करना है वो यहाँ पे लिख लेना है आपने। और फिर जो है अगर आपने किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें एक टिक कर लें, नहीं तो ये खाली छोड़ दें। अगर आप एक शहीद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक बेवा के लिए कर रहे हैं या एक स्पेशल पर्सन के, अगर फिर यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे पेज पे, तो दूसरे पेज पे है अगर आपने किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी और स्कीम में आपने लोन लिया है तो उसका जो है यहाँ पे आप डिटेल्स दे दें, कौन से बैंक से लिया है और कितनी रकम ली है और अभी जो है कितनी बची है, तो वो सब कुछ यहाँ पे लिख लें। फिर नीचे आ जाते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप अच्छे से पढ़ लें। और दरख्वास्त गुजार के दस्तखत आप दरख्वास्त गुजार के दस्तखत यहाँ पे हो जाने चाहिए। तो फिर नीचे आ जाते हैं तीसरे पेज पे, तो तीसरे पेज पे वही चीज़ें हैं और ये इंग्लिश में है थोड़ी, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, यहाँ पे CNIC लिख लें और फर्स्ट रेफरेंस इंफॉर्मेशन, नाम लिख लें, एड्रेस लिख लें। जो है ये वाले पोर्शन में आपने उस बंदे की इंफॉर्मेशन लिखनी है जो लोन लेना चाहता हो, जो लोन लेना चाहता हो या लोन के लिए अप्लाई कर रहा हो, तो उसके हवाले से ये आपने पूरा भर देना है। फ़ोन नंबर, फर्स्ट रेफरेंस जो है और सेकंड रेफरेंस आपने किसी अपनी रेफरेंस दे देनी है या अपने वालिद साहब की रेफरेंस दे, अपने भाई की रेफरेंस दे देनी है, तो किसी की रेफरेंस दे देनी है आपने। तो जो अप्लाई कर रहा हो तो उसका जो भाई है, बहन हो गई, अम्मी हो गई और वालिद साहब हो गए तो उसके यहाँ पे डिटेल्स दे देनी है। तो फर्स्ट रेफरेंस है और फिर सेकंड रेफरेंस पे है। और फिर करंट ईयर्स की इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। करंट ईयर मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर
उसकी गारंटियाँ रख लें, क्योंकि उसमें फिर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि उसमें मसले क्या होते हैं क्या नहीं होते, और उसमें मसले थोड़े से कम होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर से आप गारंटियाँ रख लें अपना, तो उसका नाम वगैरह लिखें, एड्रेस, और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो यहाँ हाँ लिखें, उसकी पे स्लिप अटैच करनी है जो उसकी तनख्वाह की स्लिप है। उसके बाद एड्रेस लिख लेना है, उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह ये सारे आपको गारंटी रिलेशन विद एप्लीकेंट, और उसकी पहले CNIC नंबर यहाँ पे लिख लेना है, और वो आपका क्या लगता है जो गारंटियर, वो आपका दोस्त है, नेबर है, कोई एम्प्लॉय है, कोई रिश्तेदार है, इस तरह का कुछ है तो यहाँ पे टिक कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट है। तो जो है फैसिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल, तो ये सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये पूरी अगर आपने फिल कर दी है तो यहाँ पे टिक कर लें, मतलब ये देख लें कि पूरी है तभी। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो ऊपर थी जगह वहाँ पे आपने अटैच करनी है अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेंट, फोटोकॉपी ऑफ गारंटियर। फोटोकॉपी जो है जो लोन लेना चाहता है उसकी फ़ोटोकॉपी CNIC की, और गारंटर जो है उसकी CNIC की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद बेसिक बोरोवर फैक्ट शीट जो है ये आपने फिल कर देना है, बेसिक बोरोवर फैक्ट शीट, और फिर गारंटियर की फैक्ट शीट या इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे अगर कंप्लीट कर दिए तो ये भी ठीक कर लें। बिजनेस फेसिबिलिटी अप्रूव्ड, बिजनेस अटैच्ड और बिजनेस फेसिबिलिटी अटैच्ड और एप्लीकेंट्स और प्रिपेयर फैसिलिटी है, तो SMED ए से अप्रूव्ड शुदा फैसिलिटी आपने अटैच कर देनी है, और अगर आपकी अपनी है, आपकी तैयार शुदा है तो वो आपने अटैच कर देनी है। उसके बाद ये गारंटी की डिक्लेरेशन है, तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें आपने नाम गारंटियर जो आपका गारंटियर होगा उसकी हवाले से ये आपने फिल कर लेना है। तो ये उसी तरह है जो ऊपर है, और फिर इसके बाद नेटवर्थ ऑफ गारंटियर, इसमें मैं आपको बताना चलूँ कि ये क्या चीज़ है। तो नेटवर्थ ऑफ गारंटियर का मतलब कि उसमें चीज़ें आती हैं जो गारंटियर है आपका, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, कितना पैसा है उसके पास, गाड़ियाँ वगैरह सब आपने दे। इमूवेबल एसेट मतलब कि जो हो उसका घर है, उसके जो ज़मीनें हैं उसके हवाले से आपने इंफॉर्मेशन दे देनी है, मार्केट वैल्यू सब कुछ दे देना है। मूवेबल एसेट, इमूवी का मतलब कि ना नहीं हिल सकता, मतलब ज़मीन है, घर है, वो नहीं हिल सकती, एक ही जगह पे है, उसकी है बस। मूवेबल एसेट जैसे कैश बैलेंस है, प्राइस बॉन्ड है उसके पास, कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, कोई शेयर्स हैं किसी में, ज्वेलरी जो है उसके पास, कोई ऑर्नामेंट्स हों, मोटर व्हीकल हो और मतलब गाड़ी वगैरह हो। उसके बाद लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ क्रेडिट कार्ड वगैरह जो हैं, हाउस फाइनेंसिंग और इस तरह अदर लायबिलिटीज़ उसके नेटवर्क में ले लेना है। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आप गारंटी रखते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि ये जो चीज़ें हैं, अगर वो फाइलर है फाइलर, तो ये जो है ये आपको उसका नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा लिखा हुआ है, नो नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड इफ गारंटियर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये जो है नेटवर्क ये रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपका गारंटियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये आपने नहीं फिल करना है, इसको आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, उसका जो है फाइलर जो होता है टैक्स फाइलर होता है। तो वो से सारा फिल करके आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है, यहाँ पे डेट, और जो है यहाँ पे इनक्लोज्ड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस एसेट्स ऑफ गारंटी। तो आपके जो गारंटियर है उसके बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी जो है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वो जो ऊपर इन्होंने वो दी थी एक लिस्ट दी थी, ये लिस्ट ये आपने पूरी कर देनी है, ये सारा फिल करके फिर फोटोकॉपी ऑफ CNIC जो है वो भी करके पिक्चर्स लगा के, तो ये सारा आपने निज़ाम बैंक में जाके जमा करवा देना है। वो आपका जो है ये चेक कर लेंगे, अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है इसमें,
तो वो ये फॉरवर्ड कर देंगे और इंशाल्लाह आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर इसके अलावा अभी आपको कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप एक लाइक दे दें तो उसके मेरे लिए फ़ायदा होगा और मुझे खुशी मिलेगी, और मैं आपके लिए वीडियो जिस तरह बनाता रहूँगा। आप मुझे बताएं कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा मैं। और अगर कोई गलती हुई हो मुझसे या कोई भूल हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।